आज हम विश्लेषण करेंगे एक ऐसे मुद्दे का जो पूरे देश में हलचल मचाया हुआ है, जातीय जनगणना। क्या इसके लाभ हैं? अगर होते हैं तो क्या परिणाम निकलेंगे? अगर जातीय जनगणना होती है तो इससे राजनीतिक पार्टियों के क्या लाभ होंगे? क्या राजनीति किस तरफ जाएगी? और राजनीति करने वाले लोग क्यों इन जातीय जनगणना के पीछे पड़े हुए हैं? किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़न रहन दो म्यान। पर देश में इस समय जाति पूछने का शोर मचा हुआ है। यह सही है कि जाति भारतीय समाज की वास्तविकता है, मगर सवाल यह है कि इस वास्तविकता ने समाज को क्या दिया है? जो जातियों को अलग अलग खाकों में बांटकर देखना चाहते हैं, वे भूल जाते हैं कि इस विविधता को जोड़ने वाली कोई एकता भी होनी चाहिए ना, क्योंकि जाति समग्रता में ही जीवित रह पाएगी। जो लोग जातीय जनगणना की मांग कर रहे हैं, वे शायद नहीं समझ रहे हैं कि इससे जो विष निकलेगा वह उन्हें ही मारेगा। पश्चिम के युग प्रवर्तक विचारक रूसो ने कहा था कि किसी भी समाज में गुटों के बनने से हमेशा नुकसान होता है, पर यदि गुट बन ही गए हैं तो जितना ज़्यादा बन जाए उतना ही अच्छा है। जातीय जनगणना के पक्षधर लोगों के मन में कई तरह की अवधारणाएं हैं जो जातियों की अनुमानित संख्या की ही तरह किसी ठोस धरातल पर नहीं खड़ी है। पिछड़े वर्ग के जो नेता इसकी मांग कर रहे हैं, वे यह मानकर चल रहे हैं कि बीपी मंडल ने मंडल आयोग की सिफारिश करते समय पिछड़े वर्ग की जो कुल जनसंख्या बताई थी वह अनुमान से कम है। मंडल ने कहा था कि कुल आबादी का 52% पिछड़े वर्ग के लोग हैं। जातीय जनगणना से असलियत सामने आ जाएगी और फिर उन्हें आरक्षण का खेल खेलने में मजा आने लगेगा। इसी चक्कर में सभी राजनीतिक पार्टियां जुड़ी हुई हैं। सवर्ण जाति का अलग ही चिंता है। सवर्ण जाति के लोगों के मन में यह डर है कि उनकी संख्या जो बताई जाती है उससे अगर कम निकल गई तो उनके लिए भी यह समस्या बन जाएगा। इन दोनों की उम्मीद और आशंका का आधार 1931 ईस्वी की आखिरी जातीय जनगणना के आंकड़े हैं। उनका अब कोई अर्थ नहीं है। उस समय देश की आबादी 27 करोड़ थी और आज के पाकिस्तान और बांग्लादेश भी इसी में शामिल थे। विडंबना यह है कि जातियों की जनगणना की मांग करके सबसे आगे कौन निकलना चाहता है? क्या इसका परिणाम लेना चाहता है? जो लोग जातीय जनगणना की मांग कर रहे हैं वो कभी जाति विहीन की समाज की बात किया करते थे। पिछड़ा वर्ग को आरक्षण की सुविधा देने के लिए जरूरी है कि उनकी जातियों की सही संख्या पता हो, परंतु सुप्रीम कोर्ट भी इस पर एक अपना बयान जारी कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 1931 की जनगणना के आंकड़े को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इसी वजह से 2010 में सप्रसंग सरकार ने पिछड़ी जातियों की जनगणना का मन बनाया, लेकिन किसी कारणवश वो नहीं करा पाई। मोदी सरकार ने भी 2018 में संसद में कहा कि 2021 की जनगणना में पिछड़ों की गिनती कराई जाएगी, पर उसने भी अपना इरादा बदल लिया। मार्च 2011 में तत्कालीन गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने लोकसभा में कहा था कि यह बहुत उलझा हुआ मुद्दा है। पिछड़े वर्ग की जातियों की एक केंद्रीय सूची है, एक राज्यों की सूची है। कुछ राज्यों में तो ये सूची है ही नहीं। कुछ राज्यों के पास पिछड़ी जातियों और अति पिछड़ी जातियों की सूची है। रजिस्ट्रार जनरल ने कहा कि इसके अलावा अनाथ और निराश्रित बच्चे भी हैं, उनका क्या होगा? कुछ जातियों के नाम पिछड़ा और अनुसूचित जाति दोनों में शामिल है, इसका क्या होगा? ईसाई या इस्लाम में मतांतरित लोगों के बारे में अलग अलग राज्यों की अलग अलग नीतियां हैं, इस विषय पर क्या होगा? एक राज्य से दूसरे राज्य जाने वाले की समस्या और भी अलग है। इसके अलावा अंतर्जातीय विवाह करके उत्पन्न हुए बच्चे एक अलग समस्या का बने हुए हैं। सप्रसंग सरकार ने सामाजिक आर्थिक जातीय जनगणना करवाई, जिसके जाति के अलावा बाकी आंकड़े 2016 में सार्वजनिक किए गए। सामाजिक न्याय मंत्रालय ने ये आंकड़े नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता वाले विशेषज्ञ समूह को सौंप दिए। उसकी शुरुआत
रिपोर्ट के बाद हुआ या नहीं हुआ नहीं कहा जा सकता है। अक्टूबर 2017 में गठित जस्टिस जी रोहिणी की अध्यक्षता वाले आयोग ने फरवरी 2021 में अपनी अंतरिम रिपोर्ट में कहा कि पिछड़ा वर्ग की जातियों की जनगणना बहुत जरूरी है। किस आधार पर कहा, इसका विश्लेषण पता नहीं। आयोग ने पिछड़ा वर्ग को 4 उपभागों में विभाजित करने का सुझाव भी दे डाला। आयोग ने पाया कि केंद्रीय सूची में शामिल पिछड़ा वर्ग की 2633 जातियों में से आरक्षण की मलाई ऊपर की 100 जातियां ही खा रही है। सब तक यह आरक्षण पहुंचने के लिए जातीय जनगणना बहुत आवश्यक है। 1/3 जातियों को तो शिक्षा और नौकरी में कोई लाभ भी नहीं मिल रहा है। सारा पेच यहीं पर है। जातीय जनगणना के बाद अति पिछड़ी जातियां अपने हक के लिए पिछड़ों की ही प्रभावशाली जातियों के खिलाफ उठ खड़ी होगी। इसकी जमीन 3 दशक पहले सामाजिक न्याय के नाम पर सभी पिछड़ों के नेता बनने वाले ने तैयार कर दी है। मुलायम सिंह यादव और लालू प्रसाद यादव अब पिछड़ों के नहीं यादवों के नेता रह गए हैं, ऐसा कथित सोर्स कहते हैं। ये कोई लिखित पैमाना नहीं है। इन दोनों ने अपने समय में एक एक कुर्मी नेता क्रमशः नीतीश कुमार और बेनी प्रसाद वर्मा को साथ लिया। दोनों ने बाद में अपना अलग रास्ता पकड़ लिया। हालांकि बेनी ने औपचारिक रूप से ऐसा नहीं किया, तो जब पिछड़ों के कोटे का फायदा लेना था तो सबको जोड़ लिया और सत्ता मिली तो सबको भूल गए। रामधन ने एक बार कहा था कि वह बड़े घटक ने छोटे घटक को गटक लिया है। जातीय जनगणना के आंकड़े आने के बाद यह गटका हुआ उगलना भी पड़ सकता है, क्योंकि परमाणु विखंडन की ही तरह समाज के गुटों के विखंडन की प्रक्रिया एक बार शुरू हो जाती है तो वह रुकती नहीं है। यह प्रक्रिया अब रुकने वाली भी नहीं है। जनगणना से पहले ही उनके संकेत नजर आने लगे हैं। कहीं निषाद अपना हिस्सा मांग रहे हैं तो कहीं राजभर मांग रहे हैं। छोटे छोटे जाति समूह सत्ता में अपनी हिस्सेदारी के लिए सामने अब आने लगे हैं। सामाजिक क्रांति के पुरोधा मुलायम हो या लालू जी हो, अब उन्हें भी इन जाति समूहों से सौदेबाजी करनी पड़ सकती है। इस बदलाव की आहट को नरेंद्र मोदी ने पहले ही समझ लिया। पिछले 7 सालों में संख्या में छोटी जातियों को भाजपा में जगह नहीं मिली, बल्कि उन्हें संगठन और सत्ता में हिस्सेदारी मिलती रही। कहते हैं क्रांति को असफल करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि उसे होने दिया जाए। इसलिए इस सामाजिक विखंडन को रोकने का यह भी तरीका है कि उसे होने दिया जाए, क्योंकि एक बार यह हो गया तब संख्या में छोटे छोटे इन जाति समूहों को भी एहसास होगा कि सौदेबाजी की राजनीति का सिलसिला लंबे समय तक चलने वाला नहीं है। तब इस विविधता को एकता की जरूरत महसूस होगी। पर इस सारे उपक्रम में समाज में कितना विषम निकलेगा, कितनी विषमताएं निकलेंगी, कितने जहर घुलेंगे और कितने अमृत निकलेंगे, यह तो समय बताएगा। पर इस जाति मंथन को अब न रोका जा सकता है और न ही रोका जाना चाहिए। अगर जातीय जनगणना होती है तो आने वाले परिणाम छोटे बड़े सभी के लिए दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। इसलिए इस विश्लेषण में यह कहा जा सकता है कि सरकार को भली भांति विचार करके जातीय जनगणना की तरफ बढ़नी चाहिए। जातीय जनगणना एक आशीर्वाद न होकर कहीं अभिशाप न बन जाए और इसका कहर पूरे भारतीय समाज की एकता पर न टूट पड़े। अगर ऐसा होता है तो फिर आपस में सभी विखंडित हो जाएंगे और सिर्फ अपने हित के लिए लड़ेंगे, जिससे राष्ट्रीय अनहित निश्चित है। निश्चित है राज्य अनहित, निश्चित है सामाजिक विकास अवरुद्ध हो जाएगा। और जब ये सारे चीज अवरुद्ध हो जाएंगे तो आप एक सफल देश की श्रेणी में नहीं हो सकते हैं। सफल देश बनाना है तो सबको एक साथ आना होगा। जातीय जनगणना की विषमता से निकलकर हमें एकता के सूत्र में बंधना होगा। राष्ट्रीय विकास पर नज़र डालनी होगी, राज्य स्तरीय विकास पर नज़र डालनी होगी और किसी भी कीमत पर इस भारतीय विविधता में एकता की प्रणाली को टूटने से रोकना होगा।